नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोग भूगोल के स्पेशल सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे भारत का मानचित्र बनाया हुआ है और पूरी तरीके से ब्लैंक मानचित्र है ये। इसमें से कुछ स्पेशल चीज़ें हैं क्योंकि आपको पता है कि जब मैं आपको लास्ट के वीडियोस में मैंने कुछ पोर्शन पढ़ाया हुआ था, तो जब या तो मैं आपको नॉर्थ का पोर्शन बनाता था या फिर आपका साउथ का, तो आज देखिए मैंने पूरा भारत का मैप ड्रॉ किया हुआ है। तो इसे आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम आज पूरा भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत के भूगोल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भारत की जो मिट्टी है, भारत की जो प्रमुख रूप से जो भारत की हम लोग मिट्टियाँ पढ़ते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश इसलिए है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और भारत में जो ऋतुएं हैं, ऋतुएं भी बहुत अलग अलग समय पे अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ऋतुओं की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऋतुओं की बात होती है। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने भारत बनाया है, देखिए ये जैसे आपका उत्तर का हिस्सा है, ये आपका पूर्व का हिस्सा है और ये आपका पश्चिम का, जबकि ये आपका दक्षिण का हिस्सा है। अगर हम बात करें इस पूरे भारत की बात करें तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये और साउथ डायरेक्शन है। लास्ट के वीडियो में जब मैं नदी तंत्र आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया था। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की मिट्टियां। भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए दो चीज़ें हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करने के साथ ही एक चीज़ ये हो जाएगी कि आपको भारत के मैप में, जो भारत के ओरिजिनल में भारत के जो स्टेट हैं, उन स्टेट की एक्चुअल पोजीशन आपको इसमें पता चल जाएगी कि कहाँ पे कौन सा राज्य स्थित है। क्योंकि अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आप भारत का भूगोल, मेरा वीडियो या आप किसी भी टीचर्स का वीडियो देखिए, बट जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उस समय अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास भारत का ये मैप होना चाहिए। अब उसमें हम लोग ये देखना होता है कि क्योंकि जब हम चीज़ें क्लियर करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, ये आपका लद्दाख है, और यहाँ अगर बात करें ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका त्रिपुरा है। तो अगर इस तरीके से बात करें तो ये स्टेट की एक्चुअल पोजीशन हमें क्लियर हो जाती है। तो जैसे ज्योग्राफी सीखने की बात आती है, तो जब तक हमें स्टेट की एक्चुअल लोकेशन नहीं क्लियर होगी तब तक ज्योग्राफी हम लोगों को बहुत कठिन लगती है। तो इसलिए अब जैसे हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत में, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको माउंटेन रेंज पढ़ाया था तो ये क्षेत्र आपको बताया था कि ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपका जो यहाँ से यहाँ तक का है, ये उत्तर का भारत है, जो ये उत्तरी भारत। अगर उत्तर भारत की बात करें यहाँ पे तो आपका जैसे हिमालय की पोजीशन है, और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी आपकी हिमालय की पोजीशन है, सिक्किम में है आपका जैसे कंचनजंगा है। तो माउंटेन रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन इन पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका मध्य का, जैसे बात करें तो ये मध्य का उत्तर भारत का मैदान है, अगर ये तो ये मध्य भारत का मैदान कहा जाता है। तो मध्य भारत का मैदान, अगर हमसे कोई कहता है कि सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा कृषि की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कृषि होती है हमारे मध्य भारत में। तो इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। अब बात करते हैं, देखिए कुछ लोगों का मत होता है कि मिट्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो दो चीज़ें हमारे माइंड में आनी चाहिए, एक कैसे और क्यों। दो चीज़ें हमारे माइंड में आनी चाहिए कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब बात करते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो आपको पता है कि जैसे ये भारत है, अगर यहाँ की मैंने आपको बताया कि ये पथरीले क्षेत्र हैं, यहाँ पे सैल होती हैं। अगर सेल की हम बात करते हैं तो सेल कुछ इस तरीके से होते हैं, कुछ सेल छोटे होते हैं, कुछ सेल बड़े होते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए ये एक सेल है, मतलब एक पत्थर का रूप है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका सेल है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान समझा रहा हूं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे मिट्टी का निर्माण हुआ। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले मिट्टी की, अगर हम बात करें तो मिट्टी वर्ड जो है, अगर हम बात करें मिट्टी को, जो है आपके मिट्टी को हम लोग सॉइल बोलते हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी को हम लोग इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। और अगर हम बात करें इस शब्द की, तो ये शब्द कहाँ से आया, सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे कि मिट्टी शब्द जो आया था ये हमारा कहाँ से आया। ये लैटिन भाषा के सोलन वर्ड से आया था। ये अगर हम बात करते हैं तो ये आपका वर्ड है एक सोलन।
सोलन वर्ड है। और एक चीज याद रखिएगा, ये सोलन आपके एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह भी है, तो इसलिए याद रखिएगा कि मिट्टी की उत्पत्ति जो हुई है कहाँ से हुई है, एक लैटिन भाषा का एक वर्ड है सोलन, वहां से मिट्टी की उत्पत्ति हुई है। मतलब मिट्टी की नहीं, मिट्टी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर कोई हमसे पूछता है कि वर्ड की उत्पत्ति कहाँ हुई, जैसे ये देखिए SOIL लिखा हुआ है, SOL यहाँ पे लिया गया है, तो ये सोलन वर्ड से ली गई। और सोलन एक्चुअल में अगर कोई हमसे पूछता है कि किस स्टेट में है, तो सोलन आपके हिमाचल प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए ये सेल था, और जब ये इस सेल का अपक्षयन हुआ, अपवर्धन हुआ, तो ये कुछ इस तरीके से टूट गया। मतलब ये छोटे छोटे पीसेस में टूट गया और बिखर गया। मतलब बिखरने का मतलब ये है कि जब छोटे छोटे पीसेस में, ये मतलब यहाँ पे एक आकृति के रूप में था, जबकि यहाँ पे एक बिखरी हुई मतलब फैली हुई आकृति में हो गया। इसका कोई रंग रूप आकृति नहीं थी। तो यदि हमसे कोई पूछता है, सबसे पहले जब हम मिट्टी की बात करेंगे, तो मिट्टी की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सेल क्या होता है। तो सेलों की अगर हम बात करें, तो सेलों की अगर हम बात करते हैं, खनिजों का सुव्यवस्थित और व्यवस्थित रूप, ये सेल कहलाता है। मतलब एक खनिज है, देखिए खनिजों का सुव्यवस्थित और व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित रूप तो ये है ही, और संगठित मतलब इसमें छोटे छोटे, देखिए अगर पत्थरों को मिला के कभी कभी देखा होगा आपने, जब अपक्षयन होता है तो कभी कभी पूरा एक पहाड़ टाइप का बनता है। तो उस पहाड़ की अगर हम बात करें, तो ये देखिए पूरा एक पत्थर है, तो इसे हम लोग सेल बोलते हैं, और इनके अपक्षयन से ही मृदा का निर्माण होता है। लेकिन सेल क्या होते हैं, खनिजों के व्यवस्थित और संगठित रूप को हम लोग सेल कहते हैं। जबकि अगर मिट्टी की बात की जाए, तो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, तो मिट्टी जो है खनिजों का अव्यवस्थित और असंगठित रूप। देखिए ये कहीं ना किसी से मिला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल हौच पौच हुआ है सारा, मतलब छोटे छोटे कणों में ये विभक्त हो गया है। तो खनिजों का अव्यवस्थित और असंगठित रूप ही मिट्टी कहलाता है। ये अगर आसान भाषा में हम लोग कहें, तो देखिए खनिजों का अव्यवस्थित या आपका अव्यवस्थित और असंगठित रूप मिट्टी कहलाता है। ये आपके मृदा की बात हुई। मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, आपके लैटिन भाषा के सोलन वर्ड से हुई थी। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं कि हमें मिट्टी कितने प्रकार की पढ़नी है। ये तो आपके मृदा शब्द की उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ पे देखिए बहुत लोगों का बहुत मत है कि अलग अलग मानकों पे अलग अलग मत दिया गया है, कि कुछ लोग कहते हैं कि मिट्टी 5 प्रकार की होती है, कुछ लोग कहते हैं 8 प्रकार की होती है। अगर हम बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले 2 बातें होंगी। अगर हम पूरे भारत की बात करें, तो पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसे, देखिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पूरे भारत में अगर 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए जो लोग 5 कहते हैं और जो लोग 8 कहते हैं, अगर 5 और 8 की बात करें, तो 8 सही है, 5 गलत है। क्यों है कि पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुस्तकें भी कहती हैं, और जिन पुस्तकों से मैंने पढ़ा उसके अलावा कुछ अच्छे राइटर्स भी हैं, उन्होंने भी ये सिद्ध किया है। और इसका सिद्ध करने का एक रीजन ये है, अभी प्रमाणित आंकड़े भी मैं आपको दूंगा कि 8 प्रकार की मिट्टी कैसे होती है। मैं पूरे भारत में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप लोग खुद ही समझेंगे कि 5 नहीं 8 प्रकार की मिट्टी पूरे भारत में पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, अब अगर 8 प्रकार की मिट्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टी पढ़ने के लिए हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। अगर हम बात करें मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो जो आपकी मिट्टी है, मृदा का अध्ययन, ये आपका जो किया जाता है, ये पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेडोलॉजी एक वर्ड है, मतलब साइंस की एक शाखा है, इसके अंतर्गत हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं। तो देखिए अब 8 प्रकार की मिट्टी का अध्ययन हम लोगों को करना है, तो ये पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है कि मिट्टी का अध्ययन हम लोग किस प्रकार करते हैं, तो मिट्टी का अध्ययन हम लोग पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं 8 प्रकार की मिट्टी की। तो 8 प्रकार की मिट्टी की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक संस्था थी। आपको पता होगा कि जब भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत में एक संस्था चलती है कृषि से रिलेटेड। तो उस कृषि संस्था की अगर हम बात करते हैं, तो वो संस्था थी ICAR। अगर हम इसकी बात करते हैं ICAR की, तो ये कौन सी संस्था थी, ये थी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। अगर देखिए इसकी बात करें, तो ये एक संस्था थी ICAR, जो आपके एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड एक संस्था है।
और ये कृषि से संबंधित सभी मतलब जो भी तथ्य होते हैं उस पर रिसर्च भी करवाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ICAR इसका एक एग्जाम भी होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी क्वेरीज ये करवाती है। उसके अलावा इस पे जो भी आपके शोध होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो सारी ये संस्था करवाती है और रिसर्च भी करवाती है। तो अब अगर इसकी बात करें तो ये कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ये कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, भारत में हुआ था ये 16 जुलाई 1929। अगर हम इसकी बात करें, जब 16 जुलाई 1929 को ये स्टेबलाइज हुआ था और इसी के द्वारा ये बताया गया था कि पूरे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर हम 8 प्रकार की मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले इसके मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात करेंगे। तो जिस समय यह संस्था बनाई गई उस समय यह संस्था, इसका जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, वो आपका दिल्ली था। जबकि जब ये संस्था स्टेबलाइज हुई और उसके बाद जब देश आज़ाद हो गया और अभी करंट की बात करते हैं तो नाउ जो है, अगर हम बात करें इस समय इस संस्था का मुख्यालय कहाँ है तो वो आपका न्यू दिल्ली में है। पहले आपका दिल्ली था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पूर्व में ये दिल्ली में था। लेकिन जब देश आज़ाद हो चुका और अभी अगर करंट की हम बात करते हैं तो करंट में इस संस्था का हेडक्वार्टर जो है वो आपका नई दिल्ली है। अब इसके बाद अब देखिए यहाँ से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और वैसा वैसा हम लोग चीज़ें पढ़ते जाएंगे। ICAR के द्वारा बताया गया था कि पूरे भारत देश में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उन 8 प्रकार की मिट्टी, अब ICAR क्या है, ये आपकी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एक संस्था है जो कृषि से संबंधित सभी शोध करवाती है और अपने आंकड़े देती है और मिट्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। कब स्टेबलाइज हुई तो ये 16 जुलाई 1929 को स्टेबलाइज हुई। इसका हेडक्वार्टर उस समय कहाँ था, दिल्ली में था। जबकि अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो 8 प्रकार की मिट्टी हमें पढ़नी है, उन 8 प्रकार की मिट्टी भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करें तो टोटल कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। अब इनमें अगर हम वर्तमान की बात करें तो 8 प्रकार की मिट्टियों में कौन कौन से हमें प्रमुख रूप से पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है आपका अभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये मिट्टियां आपको याद भी कैसे रहेंगी। सबसे पहले पर्वतीय मृदा, फिर आपका मरुस्थलीय मृदा, तीसरी अगर हम बात करें तो जलोढ़, काली मिट्टी। देखिए मिट्टी और मृदा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही वर्ड है, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे काली मिट्टी अक्सर हमारी लैंग्वेज में चलता है, जो हम लोग आम भाषा में प्रयुक्त करते हैं वो हमारा काली मिट्टी ही बोलते हैं, काली मृदा नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हमने काली मिट्टी भी लिखा और साथ में मृदा भी लिखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5वें टाइप की आपकी जो मिट्टी है वो है आपकी लाल मिट्टी, लाल या पीली, ये दोनों एक ही मिट्टी है। छठी आपकी कौन सी है, 6 आपकी लैटेराइट। सेवंथ आपकी कौन सी है, क्षारीय मृदा। और सबसे अंतिम है देखिए ये है। अब हमें जो मिट्टियां पढ़नी है इन मिट्टियों को एक क्रम से पढ़ना है कि भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है कौन कौन सी। सबसे पहले हमारी पर्वतीय मृदा, फिर आपकी मरुस्थलीय मृदा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा, उसके बाद काली मृदा या फिर काली मिट्टी, उसके बाद लाल या पीली मिट्टी, फिर आपकी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी की बात अगर हम करेंगे तो फिर उसके बाद क्षारीय मिट्टी और उसके बाद सबसे अंतिम में दलदली मिट्टी। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सबसे कम जो मिट्टी का विस्तार है भारत में वो आपके क्षारीय मृदा है, इसलिए इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है। क्षारीय मृदा की अगर बात करें तो पूरे भारत में केवल
0.23% भाग पे जो है ये क्षारीय मृदा पाई जाती है। तो इसलिए इसका विस्तार बहुत ज़्यादा भारत में नहीं है, इसलिए हमें जो प्रमुख रूप से पढ़ना है, अगर देखिए पढ़ेंगे तो हम सभी मिट्टियाँ, लेकिन जो प्रमुख रूप से पढ़ना है वो आपको इन मृदा के बारे में पढ़ना है। तो ये मृदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पर्वतीय मृदा आपकी जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल या पीली मृदा और लेटेराइट, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दलदली क्षेत्रों के सबसे अंत में हमें पढ़ना होता है। तो अब देखिए अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ है, अब इस क्रम से ही अगर हम देखें तो देखिए आपको याद हो जाएगा। इसीलिए देखिए मैंने भारत का मैप ड्रॉ किया हुआ था कि इसमें आप एक्चुअल पोजीशन में समझ जाएंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो देखिए आपकी पर्वतीय मृदा, मैंने आपको बताया जब माउंटेन रेंज पढ़ाया था, तो पर्वतीय मृदा की अगर हम बात करें तो पर्वतीय मृदा कुछ इस तरीके से, इस भाग में यहाँ तक अगर हम बात करते हैं जो ब्लू से मैंने मेंशन किया है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपकी कौन सी, ये है आपकी पर्वतीय मृदा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपकी जो सेकंड है वो है आपकी मरुस्थलीय मृदा। जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो आपके राजस्थानी क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब जो राजस्थानी क्षेत्रों से जो विस्तार होता है वहां पे पाई जाती है। अगर हम ये प्रॉपर बात करें तो ये कुछ इस तरीके से पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें, ये आपका कौन सा है, ये आपका है मरुस्थलीय मृदा। देखिए मैंने मार्कर का कलर बदला हुआ है तो आपको आसान से समझ में आएगा। सबसे पहले आपकी पर्वतीय मृदा है, फिर आपकी मरुस्थलीय मृदा। अब यहाँ से देखिए पर्वतीय क्षेत्र उत्तर की पोजीशन हम लोग छोड़ के अब हम लोग मध्य भारत की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो मध्य भारत की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये आपका जो ये क्षेत्र है, ये आपका जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से, ये आपका जलोढ़ मिट्टी है। ये देखिए ये आपका मध्य भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्य भारत में आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे काली मिट्टी की। देखिए ये अभी तो मैं केवल एक प्रॉपर पोजीशन बता रहा हूं कि कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, फिर हर मिट्टी का भी विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इनकी स्पेशल क्वालिटी होती है, क्या क्या कौन सी फसल पाई जाती है, इनमें क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो अभी तो मैं पोजीशन बता रहा हूँ। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद अगर हम बात करेंगे तो काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी के पीछे एक रीज़न है, हम पहले लाल मिट्टी भी पढ़ सकते थे लेकिन काली मिट्टी का रीज़न एक ये है कि जब काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो जब मैंने आपको अभी प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र पढ़ाया था तो उसमें आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मैंने आपको बताए थे। तो पश्चिमी घाट में मैंने आपको बताया था कि ये प्रायद्वीपीय भारत किसे बोला जाता है, और यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो कुछ नदियाँ उसकी कुछ नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं, कुछ नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपका बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र था जबकि ये आपका अरब सागर का क्षेत्र था। ये नीचे आपका हिंद महासागर है। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो काली मिट्टी के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो हमारा काली मिट्टी का क्षेत्र था वो कुछ इस तरीके से था। ये क्या था, ये आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। आपको पता होगा कि जो यूपी की अगर हम बात करें, यूपी का सबसे अंतिम जिला कौन सा है, अगर हम बात करें झांसी। देखिए यूपी का सबसे अंतिम जिला झांसी है, और एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में आपका ग्वालियर है, GWL। अगर हम इसकी बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर ऐसा है, ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं देखिए ये आपका एमपी का जिला है जो यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और झांसी यूपी का जिला है जो एमपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इन दोनों के ही बीच में आपका दतिया पड़ता है। तो ऐसी बात पड़ती है, और दतिया में ही पीताम्बरा पीठ का मंदिर है। अब यहाँ बात करते हैं, देखिए झांसी से अगर हम लोग जैसे ही झांसी की ओर जाते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे ही झांसी के निकट क्षेत्र से पहुँच रहे होते हैं या गुजर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है। जब बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पे लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें एमपी से आपके, तो एमपी के अलावा जो आपका है ये क्षेत्र आपका जो है ये देखिए मैंने आपको बताया ये क्या है, ये आपकी लाल पीली, ये लाल पीली मिट्टी है आपकी। अब देखिए यहाँ से
कुछ चीजें कंफर्म हो गई। अब देखिए 5 प्रकार की मिट्टी आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखिए 5 प्रकार की मिट्टी की एक्चुअल पोजीशन आपको मिल गई। सबसे पहले आपकी क्या है, पर्वतीय मृदा, ये देखिए पर्वतीय मृदा आपकी है, और उसके बाद फिर आपकी मरुस्थलीय मृदा है, ये देखिए यहाँ से गुजरात से आपके राजस्थान तक की है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य भारत में तो जलोढ़ मिट्टी है, और इसके बाद अगर हम बात करें नीचे अगर हम बात करते हैं तो जब अपवाह तंत्र की ओर प्रायद्वीपीय अपवाह में बढ़ते हैं नीचे की ओर दक्षिण की ओर, तो यहाँ पे काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए ये आपकी लाल मिट्टी है जो आपके तटीय एरियो में पाई जाती है। इसके अलावा आपके जो ये आपका जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भाग है वहां पे पाई जाती है। तो ये आपकी बात थी। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मृदा थी वो कौन सी, वो है लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा की अगर हम बात करें, इसका विस्तार पूरे भारत में कई जगह है। कहाँ है, सबसे पहले तो एक विस्तार इसका ये है, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके मेघालय की जो 3 पहाड़ियाँ थी, गारो, खासी, जयंतिया, उन पहाड़ियों के पास में इसका विस्तार है। तो एक तो ये आपका लेटेराइट मिट्टी हो गई, यहाँ हम 6 लिखे दे रहे हैं क्योंकि हर जगह नाम लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपका 6 पोजीशन है, जबकि एक आपका कुछ भाग ये है, अब ये देखिए, अब अगर इसकी हम बात करते हैं तो कुछ भाग ये है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये इतनी जगह पे पाई जाती है। कहाँ कहाँ, एक तो आपका ये मेघालय का पोर्शन है, नीचे असम को आपको याद होगा जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है उसके पास में ये यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और मेघालय में आपके गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ थी उसके पास में पाई जाती है। तो ये क्षेत्र आपका ये एक असम राज्य का क्षेत्र था, तो असम में यहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा आपके ये देखिए ये आपके पश्चिमी घाट है, और ये नीचे मालाबार तट, सह्याद्री जिसे बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ भाग यहाँ पे भी है, ये और कुछ भाग ये, तो पूर्वी घाट पे भी इसके कुछ जगह पे ये पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मतलब कई जगह है लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, तो इसलिए कुछ इस तरीके से हम लोग लेटेराइट मिट्टी का मेंशन करते हैं। अब सबसे अंतिम में अगर हम बात करें, सबसे अंतिम कौन सी, क्योंकि क्षारीय मृदा मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, अभी इसका विस्तार बताऊंगा कहाँ पे पाई जाती है। लेकिन उससे पहले हम लोग दलदली मृदा की बात करते हैं। दलदली मृदा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए ये आपका कच्छ का रण का क्षेत्र है, ये आपके कच्छ का रण का क्षेत्र है। ये भाग जो है तो ये सबसे पहले आपका 8 नंबर ये पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूरा ये भाग जो है ये है। इसके अलावा ये देखिए ये जितना भी स्पेस ये छूटा हुआ है ये सब ये दलदली क्षेत्र है विशाखापट्टनम के पास का, ये जो क्षेत्र है इसकी अगर हम बात करें तो ये भी आपका 8 नंबर है और ये भी आपका 8 नंबर है। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो एक भाग यहाँ है विंध्याचल की पहाड़ियों के पास, तो सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल माउंटेन रेंज जहाँ पे होती है ये आपके एमपी के पास में इसका सबसे अधिक विस्तार है। तो ये देखिए ये पूरे भारत की मिट्टियों के बारे में मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। अब यहाँ से जब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा तो हम लोग जो मिट्टियाँ पढ़ेंगे वो कौन सी मिट्टी पढ़ेंगे, सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे हम लोग डीपली पढ़ना कि कौन सी मिट्टी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ये तो एक आपका स्ट्रक्चर है कि भारत के मैप के अकॉर्डिंग भारत में कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पे किस पोजीशन पे पाई जाती है, ये चीज़ आप यहाँ से सीख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में आपका सबसे ऊपर पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जबकि ये आपकी मैंने बताया था अरावली माउंटेन रेंज थी, तो यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, तो उस जगह पे आपके मरुस्थलीय मृदा, और जैसा कि नाम से ही पता है मरुस्थल, और मरुस्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो हमारे राजस्थान एरिया में पाया जाता है भारत में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और मध्य भारत में ही सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये देव वाक्य भी है। इसके अलावा काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार आपके जो प्रायद्वीपीय भारत है उस क्षेत्र में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है इसका, तो सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में है। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप काली मिट्टी के बाद बात करें आपकी लाल और पीली मिट्टी, तो ये क्षेत्र देखिए मैंने आपका तट बनाया हुआ है। इसके अलावा एमपी का कुछ क्षेत्र है, ये आपके लाल मिट्टी से रिलेटेड है। इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं 6 नंबर की लेटेराइट मिट्टी की, तो लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र मैंने आपको बताया, ये देखिए कच्छ के रण के पास कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। उसके अलावा आपका ये देखिए सह्याद्री और मालाबार तट यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा ये देखिए ये और पूर्वी घाट पे कुछ जगह पे, 1-2 जगह पे ये पाई जाती है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आपके मेघालय की पहाड़ियाँ और असम राज्य में पाई जाती है।
उसके अलावा अगर हम सबसे अंतिम में बात करें दलदली क्षेत्र की, तो ये आपका कच्छ का रण, ये देखिए ये क्षेत्र है, यहाँ पे आपकी दलदली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ये आपके विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, इसके पास में भी एक नदी है, वहाँ के कुछ क्षेत्र में वहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा आपकी बात करें तो ये देखिए ये आपका ये जो है तमिलनाडु का तट है, यहाँ पे भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। उसके अलावा विशाखापत्तनम के पास में पाई जाती है, तो ये है। और ये आपका पश्चिम बंगाल है, तो ये आपके दलदली तट हैं, तो यहाँ पे आपका जो है दलदली मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी मिट्टी के बारे में पढ़ना है हमें, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पर्वतीय मृदा। ये पर्वतीय मृदा क्या होती है इसके बारे में हम लोग सबसे डीप में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो मिट्टियों का क्रम है अब इसी क्रम से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पर्वतीय मृदा की, तो देखिए पर्वतीय मृदा की अगर हम बात करें तो देखिए आज 2 दिन के बाद हमारी क्लास हो रही है। क्यों? क्योंकि 2 दिन से मैं अभी अपने घर से बाहर गया हुआ था। क्यों? क्योंकि आप लोगों के ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, तो इस समय मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा फील किया था कि क्या मुझे भी एग्जाम सेंटर जा करके लाइव रिव्यूज लेने चाहिए, कि बच्चों से बात करनी चाहिए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बारे में। तो 2 दिन से मैं आपके लखनऊ शहर में था और वहाँ पे मैंने बच्चों से लाइव डिस्कस किया था कि जैसे ही एग्जाम ओवर होता था तो मैंने बच्चों से उसके एग्जाम के रिव्यू लिए हुए थे। तो 2 दिन से इसलिए आज ही मैं रात में अभी कुछ समय पहले ही आया हूं। और देखिए इस समय अगर हम बात करते हैं कितना, रात के 12:11 हो रहे हैं और मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूं, क्योंकि 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई थी और क्लास की कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए अभी मैं क्लास ले रहा हूं और इसके तुरंत कुछ ही देर के बाद ये क्लास अपलोड भी की जाएगी। हमारी टेक्निकल टीम भी आज हमारे साथ में आ चुकी है, तो इसके बाद ये सारी चीजें आज प्रोसेस से पुनः फिर से प्रोसेस में होंगी, क्योंकि अब एग्जाम सेंटर के रिव्यू हम लोग लेने के लिए आतुर रहते हैं। तो बच्चों से भी बात करके अच्छा लगता है कि किस तरीके से कैसा एग्जाम जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा थोड़ा सा आवाज भी मेरी जो है, क्योंकि गला बैठा हुआ है, तो अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कौन सी, पर्वतीय मृदा की। देखिए किसी भी मिट्टी को पढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो किसी भी मिट्टी को पढ़ने की 3 कंडीशन होती हैं। कौन सी कंडीशन होती है? 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले उस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। मिट्टी में अगर कलर की बात की जाए तो ज्यादातर मिट्टी में हम पीलेपन की बात करते हैं। कुछ विशेष मिट्टी होती है जैसे आपकी काली मिट्टी है या आपकी लाल या पीली मिट्टी है, इनके कलर की अगर हम बात करें तो ये अपने में अलग कलर में होती हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऑक्साइड अलग अलग मिले होते हैं। तो किसी अधिकता के कारण, किसी कार्बनिक यौगिक की अधिकता के कारण इनका रंग ऐसा होता है। बल्कि अगर हम बात करें तो इन मृदा की अगर हम बात करें तो इन मृदा के अलावा सभी मिट्टियों का रंग लगभग 19-20 मिलता जुलता एक दूसरे से है। तो इसलिए ज्यादा कलर पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब बात करेंगे काली मिट्टी की और लाल मिट्टी की तो ये अपने में ऑलरेडी पहले से ही अपनी कलर की क्वालिटी को मेंशन करेंगी। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं पर्वतीय मृदा की, तो मैंने आपको बताया कि मिट्टी पढ़ने के लिए 3 कंडीशन। एक, मिट्टी का किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विस्तार है, मिट्टी में किस खनिज की सबसे ज्यादा अधिकता या फिर कमी है, और उस क्षेत्र में उस मिट्टी में कौन सी फसलें हम लोग उगा सकते हैं या बागवानी कर सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया माउंटेन रेंज बताई थी, तो माउंटेन रेंज की अगर हम बात करते हैं तो माउंटेन रेंज की अगर हम प्रॉपर बात करें तो माउंटेन में मिट्टी बिल्कुल नाम मात्र पाई जाती है। तो ये क्षेत्र आपको पता होगा सबसे ज्यादा बागों के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम यहाँ बात करें तो बागवानी सबसे ज्यादा होती है। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके विस्तार की बात करेंगे, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार इसका कहाँ है, इसका विस्तार है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद आपका लेह, और लेह के बाद अगर हम बात करें तो लेह के बाद अगर हम बात करते हैं ये क्षेत्र आपका है हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कौन सा है, ये आपका सिक्किम है स्टेट, ये आपका है सिक्किम। और सिक्किम के बाद सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। तो इतने राज्यों में, भारत के इतने राज्यों में इसका विस्तार है। और अगर हम इसकी बात करें तो देखिए 2 चीजें हैं। अगर हम फसल की बात करें तो फसल की इसमें कौन सी फसल होती है, तो इसमें फसल क्या फसल होती है, जो होती है वो होती है बागवानी। और बागवानी कौन कौन सी बागवानी होती है, वो आपके सेब, आपको पता होगा कि कश्मीर का सेब पूरी दुनिया में फेमस है, और नाशपाती।
ये दो चीजें पाई जाती हैं इसमें। कश्मीर का एक आपका कश्मीरी सेब और एक आपका नाशपाती। आपको पता होगा जब हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे होते हैं, वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी की यात्रा में जब प्रसाद हम लोगों को दिया जाता है तो उसमें भी आपको पता होगा कि सेब की छोटी छोटी स्लाइसेस कटी हुई मिलती हैं। जब आप लोग किसी को प्रसाद भी देते हैं तो वो स्लाइसेस देते हैं, तो वो चीज़ है। तो इसलिए क्योंकि कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब के बागान पाए जाते हैं, तो ये जैसे दार्जिलिंग में चाय के बागान पाए जाते हैं, उस तरीके से कश्मीर में सेब। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कश्मीर में केसर। ये तीन चीजें हैं, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेब और नाशपाती। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये आपके विस्तार हो गया, फसल हो गई। अब अगर हम कमी की बात करें तो यहां पे किसकी कमी होती है, अगर हम कमी की बात करते हैं तो यहां अगर हम कमी की बात करें तो इसमें पोटास और ज्यादातर मिट्टियों में पोटास और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। देखिए इतना हमें पढ़ना है पर्वतीय मिट्टी के बारे में कि आपकी जो है पर्वतीय मृदा में क्या क्या है, कि विस्तार सबसे पहले हमें पढ़ना होता है, फिर आपका कौन सी फसल है यहाँ पे, उसके बाद इसमें कमी। अगर कमी की इसमें बात करें तो देखिए पोटास है, कार्बनिक तत्वों की कमी। अब इसके साथ एक चीज याद रखिएगा कि कुछ कुछ मिट्टियों में फास्फोरस भी आएगा। फास्फोरस, इन तीन पदार्थों की कमी होती है, मतलब पोटास भी नहीं होती है। और उसके अलावा अगर पोटास की बात करें, इसके अलावा कार्बनिक तत्वों की कमी होती है और फास्फोरस, इन तीन चीजों की कमी होती है। अभी आगे जो मृदा आएंगे उसमें मैं और भी कुछ चीजें बताऊंगा, इसके अलावा भी कुछ तत्व होते हैं जिनकी कमी होती है। तो स्पेशली अगर बात करें पर्वतीय मृदा की, तो पर्वतीय मृदा के बारे में हमें इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले विस्तार, फिर आपका फसल कौन सी है और कौन सी कमी होती है, मतलब इन यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, हल्की फुल्की जो भी मिट्टी है, उसमें कौन सी कमी होती है, तो ये चीज है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा पढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसके विस्तार की। विस्तार देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि ये आपका गुजरात का एरिया, गुजरात के उत्तर में। तो सबसे पहले गुजरात का उत्तरी क्षेत्र, इसके अलावा आपका ये देख रहे होंगे आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद अगर हम बात करें तो यूपी और हरियाणा, इन दोनों की अगर बात करें का कुछ भाग, मतलब यूपी और हरियाणा का कुछ भाग है, जबकि गुजरात का उत्तरी क्षेत्र और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, ये प्रमुख रूप से है। मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है हमारे, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ बात करें, अगर हम बात करते हैं यूपी और राजस्थान की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा यूपी का सबसे अंतिम जिला अगर वेस्ट की बात करें कौन सा है, तो वो है मथुरा। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो यूपी की सीमा से लगता है जिला कौन सा है, वो है आपका भरतपुर। तो यूपी की सीमा अगर हम बात करें, यूपी की सीमा में सबसे निकटतम राजस्थान का कौन सा जिला है, वो है आपका भरतपुर। जबकि अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ यूपी का सबसे जो है निकटतम जिला, वो है आपका मथुरा। तो ये याद रखिएगा, ये इस तरीके से कुछ इस तरीके से है कि राजस्थान के लिए यूपी का सबसे निकटतम जिला मथुरा है, जबकि यूपी के लिए भरतपुर है राजस्थान का सबसे निकटतम जिला। ये आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है जब सीमाओं की बात की जाती है कि कौन सा राज्य किसके साथ जब सीमा साझा करता है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की, विस्तार हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि फसल की बात करें। अगर हम फसल की बात करें तो देखिए इसमें केवल दो ही फसलें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र आपका, जब गुजरात का जो क्षेत्र है, आपको पता है गुजरात में काली मिट्टी भी पाई जाती है। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो, और काली मिट्टी में क्या होता है, कपास होता है। जबकि यहाँ पे जो हल्की सी रेतीली मिट्टी होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, इसमें गेहूं होता है। दो फसलें यहाँ प्रमुख रूप से होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कमी किसकी होती है,
तो कमी होती है आपकी, हिंदी में लिख देते हैं, कुछ लोगों को डाउट हो जाता है, नाइट्रोजन और कार्बनिक यौगिकों की। देखिए ये तीन चीजें होती हैं, इन तीन चीजों की कमी होती है। सबसे पहले हम लोग विस्तार पढ़ते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है, ये देखिए ये आपका क्षेत्र गुजरात है। जबकि इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आपको पता है ये हिस्सा जो आपका है ये उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ बात करें तो उत्तर प्रदेश, ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हरियाणा है आपका, दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा है, तो हरियाणा से भी टच करता है और आपका उत्तर प्रदेश से भी टच करता है। तो ये इन 4 राज्यों में इसका विस्तार है अगर हम इसकी प्रॉपर बात करते हैं। अब अगर फसल की हम लोग बात करें तो इसमें जो प्रमुख रूप से फसलें पाई जाती हैं, तो फसल मैंने आपको बताया कि ये देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र है, ये आपका गुजरात है। तो इसके बाद जो हम लोग जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि जो क्लास है वो आपके हिसाब से है। और हम लोग कहाँ पे स्टॉप हुए हैं, मैंने आपको पर्वतीय मृदा और आपकी मरुस्थलीय मृदा, इन 2 मृदा के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। इसके बाद जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग जलोढ़ मिट्टी पढ़ेंगे, काली मिट्टी पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कल ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा और मिट्टी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी आपको पढ़ा दिए जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ाई जाएंगी। तो अगर फिर भी कोई क्वेरीज बनती है तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करिए और उसका सोल्यूशन मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा या फिर मेरी टेक्निकल टीम के द्वारा भी आपको दिया जाएगा। तो ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि मेरे द्वारा ही दिया जाएगा। हो सकता है कि मैं कहीं व्यस्त हूँ तो हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही उस क्वेश्चन या आपकी क्वेरीज को सॉल्व करती है, उसका सोल्यूशन आपको उस प्लेटफॉर्म पे भेज दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, एक बार आज मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे चैनल का देखिए ये टेलीग्राम पे, अगर टेलीग्राम की बात करें तो की स्टडी विद श्लोक लिख के आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन का भी चैनल बना हुआ है, तो आप यहाँ पे भी अपनी क्वेरीज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप यहाँ भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एफबी पे भी आपकी स्टडी विद श्लोक नाम से ग्रुप भी है हमारा और पेज भी है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं उसे। उसके अलावा अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप केवल आपकी क्वेरीज के लिए है। ये आपका ओनली फॉर क्वेरीज है, केवल इस पे आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इन प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट करके आप उस क्वेरीज का सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ये स्पेशली बात थी, आपको जिस प्लेटफॉर्म पे जहां भी आप उपलब्ध हैं आप उस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे भी मैं मृदुल अवस्थी के नाम से हूँ, अगर आप सर्च करेंगे तो 01999। एक चीज याद रखिएगा, आप किसी भी चीज को सर्च करिएगा, आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को सर्च करिएगा, ये मेरा यूजर नेम है, आप इस पे कोई भी क्वेरीज कर सकते हैं। मृदुल 01999 ये पेट यूजर नेम है। आप चाहे इसे ट्विटर पे हैंडल पे जाएं, ट्विटर पे भी अवेलेबल हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप किसी भी सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म है उस पर आप मृदुल 01999 से मुझे सर्च कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कुछ नया नहीं होगा, नया क्या अगर हो सकता है तो उसमें केवल ये होगा कि आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम में मिट्टी से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं किसी बच्चे के द्वारा, अगर एग्जाम के सेंटर में बताया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, कुछ अलग, कुछ स्पेशल करने की कोशिश, कुछ नया लेकर के। तब तक सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम और शुभ रात्रि।